नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं समाजशास्त्र की उन जड़ों की जिन्होंने हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल दी है। हम समाज को उन तीन महान विचारकों के नजरिए से देखेंगे जिन्होंने हमें इसे समझने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया। तो आइए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। और सच तो ये है कि इसी सवाल ने समाजशास्त्र जैसे एक पूरे विषय को जन्म दिया। ये समझने की एक जबरदस्त कोशिश कि हमारी ये दुनिया अपनी सारी उलझनों और अच्छाई बुराई के साथ आखिर काम कैसे करती है। तो देखिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे उस ऐतिहासिक उथल-पुथल से जहां से समाजशास्त्र का जन्म हुआ। फिर हम एक एक करके तीन बड़े विचारकों मार्क्स, दुर्खीम और वेबर के आइडियाज को समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे उनके ये अलग-अलग नजरिए आज भी हमारी दुनिया को समझने में हमारी मदद करते हैं। देखिए, समाजशास्त्र कोई हवा में पैदा हुई चीज नहीं थी। ये इतिहास में हुए उन तूफानी बदलावों का नतीजा था जिन्होंने समाज के पूरे ताने बाने को ही उधेड़ कर रख दिया था। और इन बदलावों को समझने के लिए एक नए विज्ञान की, एक नए नजरिए की बहुत जरूरत थी। एक के बाद एक तीन जबरदस्त क्रांतियों ने यूरोप का नक्शा ही बदल दिया। ज्ञानोदय ने लोगों को तर्क से सोचना सिखाया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजा महाराजाओं की सत्ता को चुनौती दी और औद्योगिक क्रांति ने तो सब कुछ बदल दिया। लोगों को गांवों से खींचकर बड़े बड़े अनजान शहरों और शोर मचाती फैक्ट्रियों में लाकर खड़ा कर दिया। अब इस नई उलझी हुई दुनिया को पुराने जवाबों से नहीं समझा जा सकता था। और इस नई दुनिया की नब्ज पकड़ने की कोशिश करने वालों में सबसे पहले और सबसे बड़े विचारकों में से एक थे कार्ल मार्क्स। उनका मानना था कि समाज को चलाने वाली ताकत कोई ऊपर की शक्ति नहीं, बल्कि समाज के अंदर ही मौजूद वर्गों का टकराव है, उनका संघर्ष है। मार्क्स का जो मूल आइडिया था ना, वो ये था कि समाज हमेशा से दो बड़े हिस्सों में बटा रहा है। एक तरफ वो लोग जिनके पास फैक्ट्री, जमीन, मशीनें यानी पैसा बनाने के सारे साधन हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास बेचने के लिए सिर्फ अपनी मेहनत है, अपना श्रम है। मार्क्स ने कहा कि इंसानी इतिहास की पूरी कहानी असल में इन्हीं दो वर्गों के बीच के संघर्ष की कहानी है। मार्क्स के लिए इस नए औद्योगिक पूंजीवाद की सबसे बड़ी त्रासदी थी अलगाव। उनका मानना था कि जब एक मजदूर फैक्ट्री में दिन भर एक ही काम बार बार करता है तो वो न सिर्फ अपने काम से कट जाता है, बल्कि वो अपनी क्रिएटिविटी से, अपने साथी मजदूरों से और आखिर में अपनी इंसानियत से ही दूर हो जाता है। अच्छा, अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। मार्क्स ने इस अलगाव को 4 लेवल पर देखा। पहला, मजदूर बनाने की पूरी प्रक्रिया से अलग है, क्योंकि उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं। दूसरा, वो जो चीज बना रहा है उस चीज से भी अलग है, क्योंकि वो उसकी नहीं होती। तीसरा, वो अपने साथी कामगारों से भी अलग हो जाता है, क्योंकि सिस्टम उन्हें एक दूसरे का सहयोगी नहीं बल्कि कॉम्पिटिटर बना देता है। और आखिर में वो अपनी असल क्षमता यानी खुद से ही अलग हो जाता है। तो जहां एक तरफ मार्क्स समाज में सिर्फ संघर्ष और टकराव देख रहे थे, वहीं एक और विचारक एमिली दुर्खीम ये समझने में लगे थे कि इतनी उथल-पुथल के बाद भी समाज एक साथ जुड़ा कैसे रहता है। वो कौन सा गोंद है, कौन सी फेविकोल है जो हम सबको एक दूसरे से बांध कर रखती है। दुर्खीम का सबसे बड़ा सवाल था सामाजिक एकता। उन्होंने कहा कि समाज सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। उन्होंने सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट्स का आइडिया दिया। मतलब समाज की कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें जो हमारे बर्ताव को कंट्रोल करती हैं, जैसे भाषा या कानून। ये हमसे पहले भी थे, हमारे बाद भी रहेंगे, और हमें इनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। दुर्खीम ने बताया कि समाज को जोड़ने वाले इस गोंद के दो टाइप होते हैं। पुराने पारंपरिक समाजों में होती थी यांत्रिक एकता, जहां सब लोग एक जैसे थे, एक जैसा काम करते थे, एक जैसा सोचते थे। लेकिन आज के आधुनिक समाजों में है सावयवी एकता, जो हमारी अलग अलग भूमिकाओं और एक दूसरे पर हमारी निर्भरता से पैदा होती है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, यांत्रिक एकता वाले समाजों में जहां सब एक जैसे हैं, वहां अगर कोई नियम तोड़ता है तो समाज उसे बहुत कठोर सजा देता है। लेकिन सावयवी एकता वाले आधुनिक समाजों में, जहां डॉक्टर को इंजीनियर की और इंजीनियर को किसान की जरूरत है, वहां कानून का मकसद सजा देना कम और बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करना ज्यादा होता है। ये दिखाता है कि कैसे समाज के बदलने से उसके जुड़ने का तरीका भी बदल जाता है। तो मार्क्स ने अर्थव्यवस्था पर फोकस किया, दुर्खीम ने सामाजिक एकता पर। लेकिन हमारे तीसरे विचारक मैक्स वेबर एक बिल्कुल नया और बहुत जरूरी एंगल लेकर आए। आइडियाज की ताकत, विचारों की ताकत
और तर्कसंगतता की ताकत। वेबर का मानना था कि जो मॉडर्न दुनिया है ना, उसकी सबसे बड़ी पहचान है तर्कसंगतता। मतलब हर चीज को फायदे नुकसान, हिसाब किताब और नियमों के हिसाब से चलाना। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया से जादू, रहस्य, भावनाएं खत्म हो रही हैं और हर चीज एक मशीन की तरह बनती जा रही है। वेबर का ये जो कथन है, ये आधुनिकता की पूरी कहानी कह देता है। दुनिया का मोहभंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब हम दुनिया को किसी जादुई या देवी शक्ति से चलती हुई नहीं देखते, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जिसे साइंस से समझा जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। सोचिए, अब बारिश के लिए यज्ञ नहीं होता, बल्कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी देखी जाती है। बस यही है मोहभंग। और इस तर्कसंगतता का सबसे बड़ा, सबसे सॉलिड उदाहरण है नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी। वेबर के हिसाब से ये काम करने का सबसे कुशल तरीका है। इसमें हर किसी का काम तय होता है, ऊपर से नीचे तक एक चेन होती है, सारे काम लिखित नियमों से होते हैं और यहाँ पर्सनल फीलिंग्स की कोई जगह नहीं होती। ये एक बहुत कुशल लेकिन बिना भावनाओं वाली मशीन है। तो अब हमने इन 3 महान विचारकों को समझ लिया है। चलिए अब इनके विचारों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये आधुनिक समाज की कितनी अलग-अलग लेकिन कितनी दिलचस्प तस्वीरें हमारे सामने रखते हैं। तो देखिए, ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। मार्क्स के लिए समाज को बदलने वाली ताकत है आर्थिक संघर्ष और आधुनिकता की सबसे बड़ी समस्या है अलगाव। दुर्खीम के लिए समाज बदलता है काम के बंटवारे से और उसकी समस्या है एनोमी, मतलब एक ऐसी हालत जहां पुराने नियम कायदे टूट जाते हैं और लोग खुद को दिशाहीन महसूस करते हैं। और वेबर के लिए समाज तर्कसंगतता की तरफ बढ़ता है, लेकिन इसकी समस्या ये है कि हम सब नियमों और कुशलता के एक लौह पिंजरे में कैद होकर रह जाते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं। ये वो बुनियादी औजार हैं, वो चश्मे हैं जिनका इस्तेमाल आज भी हम और आप समाज में फैली असमानता, बिखराव और बड़े-बड़े सिस्टम्स को समझने के लिए करते हैं। और आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, अपनी नौकरी, अपना समाज, अपनी सरकार, तो इन तीनों में से कौन सी कहानी ज़्यादा सच लगती है? क्या ये अमीर और गरीब के संघर्ष की कहानी है, या ये एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश की कहानी है, या फिर ये नियमों और हिसाब किताब के एक ऐसे जाल की कहानी है जिससे निकलना मुश्किल है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।